सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार नमस्ते आप सब लोगों को। हम सब जानते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, परंतु एक दूसरा विषय भी है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता भी उसमें ईश्वर ने दे रखी है। और आज जब वैश्विक महामारी के नाते हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, तो ज्ञान का ये आलोक बुझने ना पावे, धूमिल ना होने पावे, इसके लिए हम सब लोगों ने एक बार फिर तय किया है कि हम सब तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे और अध्ययन का ये जो निरंतर क्रम है इसको जारी रखेंगे। आप सभी विद्यार्थी कक्षा 11 पास करके अब 12 में पहुंच चुके हैं और हम आपको 12 में जो पूरी भौतिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें कहाँ से प्रारंभ करें, इस पर भी एक बात रहती है अपने मन में। तो सबसे पहले आप सब ने 10th में ऑप्टिक्स बहुत भली भांति पढ़ी होगी, उससे परिचित हैं और मुझे लगता है कि जब पूर्व ज्ञान के आधार पर हम आपको कुछ पढ़ाएंगे जिसमें आप पहले से भी कुछ जानते रहे होंगे तो आपकी रुचि बनेगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इसको मैं जानता हूँ और आपके समझ में भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें आएंगी। तो भौतिक विज्ञान को कक्षा 12 में 2 भागों में बांट दिया गया है और दूसरे भाग में ऑप्टिक्स सबसे पहली यूनिट है। तो सबसे पहले हम इसी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में आप क्लास 10th में भी और मैं तो यूं कहूँगा कि 8th क्लास में भी ऑप्टिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रकाशिकी है क्या। तो भौतिक विज्ञान विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है और उसी की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। हम यूं कह सकते हैं कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश संबंधी गुणों तथा प्रकाशिक यंत्रों का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, उसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाशिकी की शुरुआत करने के लिए, इस यूनिट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि प्रकाश, जो हमने सबसे पहला विषय रखा था कि प्रकाश संबंधी गुणों का अध्ययन करते हैं। तो आखिर प्रकाश क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था। आप सब लोग जानते हो कि मैकेनिक्स में ऊर्जा पढ़ाई जाती है आपको, और ऊर्जा की जब परिभाषा हम करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कई बार विद्यार्थी अपने मन में ये संशय लाते हैं कि आखिर प्रकाश में ऐसा कौन सी कार्य करने की क्षमता है, कैसे कह दिया गया इसको प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे कहा गया। तो आप समझिए कि प्रकाश का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसमें देखिए आप कि उसमें भी विस्थापन करने की क्षमता होती है। कैसे होती है, हम बहुत हायर फिजिक्स में नहीं जाएंगे, छोटा छोटा उदाहरण लेकर के आप समझ सकते हैं कि प्रकाश आप समुद्र पर पड़ता है, उसके जल के कण को वाष्पित करता है, वाष्प ऊपर उठते हैं, तो इसमें जो अल्टीमेट कारक था वो केवल सनलाइट, बाकी वहां पर कुछ नहीं था, और जिसके नाते उनका ऊपर उठना यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, इसका मतलब प्रकाश में ऊर्जा है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड मैन एंड मी। अंधे व्यक्ति में और हम सब में जिनमें आंख है उसमें अंतर तभी होता है जब प्रकाश आता है। प्रकाश की उपस्थिति में हमारे आई सेंसेशन एक्टिव हो जाते हैं, आंख हमारी संवेदनशील हो जाती है, अंधे की तब भी नहीं संवेदनशील होती है। तो एक प्रकार से इसकी पूरी परिभाषा करेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अब प्रकाश के कुछ गुण हैं, उन गुणों को हम सब लोगों को जानना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको प्रकाश संबंधी गुण के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हो पहले से कि प्रकाश की चाल, आप इसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, और मैं यही आवृत्ति के साथ साथ आपको रंग भी लिख देता हूं क्योंकि
प्रकाश का जो रंग है उसके आवृत्ति का एक प्रकार से प्रॉपर्टी है। तो प्रकाश की ये सब जो गुण है, चाल है, आवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य है, तीव्रता है, इसको भी अभी से हम अपने ध्यान में रखेंगे और आगे जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसके उपयोग एक प्रकार से करेंगे अपने अध्ययन के दौरान। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये आप सब लोगों ने पहले से पढ़ लिया होगा। जब हम तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो हम इसको यहीं बता देते हैं कि ये अनुप्रस्थ इसकी प्रकृति होती है। तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो ये अनुप्रस्थ इसकी प्रकृति होती है। चाल इसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन ये केवल निर्वात के लिए, यह हर माध्यम के लिए नहीं। इससे यही पता लगता है कि यानी माध्यम बदलेगा तो चाल बदल जाएगी। प्रकृति इसकी अनुप्रस्थ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ वैक्यूम शब्द लिख दिया गया। निर्वात में सामान्य तरंगे यानी यांत्रिक तरंगे संचरित नहीं होती हैं, यानी ये कोई दूसरे प्रकार की तरंग है। और वो कौन सी तरंग है? ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय। तो ये प्रकाश के छोटे छोटे से अभिलक्षण हो गए। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात होगा तो इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश के तरंग पर इस तरीके से कोई फर्क नहीं आएगा। अभी हम आगे अपवर्तन में पढ़ेंगे कि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये प्रकाश संबंधी जो एक छोटी सी चीजें थी वो मैंने आपको बताया। अब प्रकाश का जो और आगे विषय है जिसके बारे में हम पूरे प्रकाशिकी में अध्ययन करते हैं वो क्या है वो जरा समझना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले से पढ़ के आए। परावर्तन आपने पढ़ा, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। फिर आपने अपवर्तन पढ़ा, रिफ्रैक्शन। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको आप पहले से पढ़ करके आए हैं, परंतु इसके बाद की जो चीजें हैं वो आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद नहीं पढ़ा। एक चीज और भी आपने पढ़ी होगी, मुझे लग रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ जो नया पढ़ना है वो क्या है ये जरा समझना होगा। हम सबको यहाँ जो नया पढ़ना है उसमें आता है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दूसरी चीज आती है डिफ्रैक्शन। ये चीजें यहां पर मुझे नहीं पढ़नी और इन चीजों के बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक करके स्टडी करते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये ऑप्टिक्स है अपनी, इसके बाद हमने प्रकाश पढ़ लिया था, क्योंकि प्रकाश संबंधी गुणों का अध्ययन करना है। तो ये पूरे ऑप्टिक्स को जो हमने विषय लिख दिए हैं, ये सब क्या एक ही प्रकार के ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़े जाएंगे या इसके लिए भी भौतिक विज्ञान की कुछ ब्रांचेज की गई? मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो प्रकाशिकी है इसकी भी ब्रांच कर दिए गए। सबसे पहली ब्रांच कर दी गई रे ऑप्टिक्स, और दूसरी ब्रांच की गई जिसको हम कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। जो ये दूसरी ब्रांच है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसके फिर ब्रांचेज किए गए और इसमें से 2 ब्रांच निकल करके आती है। पहले ब्रांच को हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स और दूसरी ब्रांच को कहते हैं हम क्वांटम ऑप्टिक्स। ये जो आपकी ब्रांचेज निकल करके ऑप्टिक्स में, इसमें पहली ब्रांच जो है रे ऑप्टिक्स, उसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये परावर्तन और अपवर्तन ये पढ़े। अब बच्चों सबसे पहली बात निकल करके आती है कि परावर्तन को हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन एक बार दोबारा यहाँ पर अध्ययन करते हैं। कि परावर्तन क्या है।
मुझे लगता है कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समझने के लिए उसकी मैकेनिकल एनालॉजी हम लोग समझ ले तो वो दिमाग में तुरंत आता है। जैसे आप किसी बॉल को लीजिए और दीवार पर फेंको तो डेफिनेटली वो दीवार कम बैक होगी तुम्हारी। इसका मतलब क्या हुआ कि गेंद का किसी सतह से टकराकर फिर तुम्हारी ओर आना, तो ये तुम्हें दिख रहा है। ऐसे लाइट भी किसी सतह पर आप डालोगे तो टकरा करके तुम्हारी तरफ आएगी। इसमें मुख्य बात क्या निकल करके आई कि जिधर से गई थी उसी तरफ आई, यानी मीडियम जो था वो बदला नहीं, मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो यानी प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह। अब एक शब्द यहाँ पर जो मैं परावर्तक सतह जोड़ रहा हूँ वो इसलिए जोड़ रहा हूँ कि प्रकाश की आदत है कि यदि कोई ट्रांसपेरेंट चीज है तो उसके आर पार चली जाएगी। जैसे बॉल है, यदि मैं उसको कांच पे, पारदर्शी कांच पर भी मारूंगा तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। ये यहां समझना है कि प्रकाश, इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी आगे जाएगी जबकि बॉल नहीं जाएगी। तो यहां ये समझना है कि प्रकाश का परावर्तक सतह यानी जो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसकी सतह चिकनी होगी, वो एक प्रकार से परावर्तक सतह होगा। ओपेक होना चाहिए, उसको अपारदर्शी होना चाहिए और सतह चिकनी होगी। जब प्रकाश उससे टकराएगा तो फिर सतह से टकराने के बाद वापस तुम्हारी ओर आएगा। अब परिभाषा करते हैं तो परिभाषा कोई करना बहुत कठिन नहीं है। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की जो घटना है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों, प्रकाश का परावर्तन हुआ तो यह भी हमें समझना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के गुण में क्या परिवर्तन हुआ होगा। तो कौन से गुण? तो हमने कहा चाल। तो प्रकाश की चाल परावर्तन की घटना में परिवर्तित नहीं होती, तरंग दैर्घ्य नहीं होती, आवृत्ति नहीं होती, रंग बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्या बदल सकता है? तो यहां पर एक चीज निकल करके आती है कि परावर्तक सतह की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि प्रकाश की तीव्रता में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं। यदि परावर्तक सतह बहुत रफ है, बहुत खराब है, या उसमें कुछ एब्जॉर्बिंग पावर भी है, तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कुछ कम हो जाएगी। अन्यथा परावर्तन की घटना में प्रकाश के जो ये मोटे मोटे गुण हैं, इनमें कोई परिवर्तन घटित होने वाला नहीं है। अब परावर्तन में सबसे पहली बात, जब हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो बच्चों को रे डायग्राम बना करके हम बताते हैं कि परावर्तन कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक परावर्तक सतह बनाते हैं और परावर्तक सतह बनाने में यह है कि इसके दूसरी तरफ हम एक कलई करते हैं। अभी आगे हम कलई बता भी देंगे, या यही समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप पहले भी इसकी पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। इसमें कलई सिल्वर की जाती है, तो परावर्तक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छी परावर्तक सतह चांदी की होती है। लेकिन सामान्य रूप से हम Pb3O4 का प्रयोग करते हैं, Pb3O4। इसको हम रेड लेड भी कहते हैं। तो रेड लेड या सिल्वर की कलई की जाती है। मुख्यतः इसी का प्रयोग होता है जो बहुत महंगे मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, उसमें सिल्वर की कलई की जाती है। तो ये एक प्रकार से परावर्तक सतह होगी। और इस पर हम ठीक परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण बनाना आप सबने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में सीखा होगा। 90 अंश का कोण, किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, जो भी परावर्तक सतह है वहां पर एक पॉइंट चुनेंगे और पॉइंट पर परपेंडिकुलर बना देंगे। उसको हम अभिलंब कहते हैं, यहाँ नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। तो यहां पर क्या होगा, ये लाइट रे आई और लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट। यहां पर दो चीजें ध्यान देनी है परावर्तन में। प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह पे आना और वहां से टकरा के वापस लौटना। यहां हमारा एंगल बनता है और उस एंगल के मेजरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज जानकारी जो आपको दी जा रही है वो यह है कि एंगल मेजरमेंट के लिए आपका मानक लाइन कौन से होगा। तो वो मानक लाइन होती है नॉर्मल। आप अभिलंब से आपतित किरण के बीच जब कोण मेजर करेंगे तो इसको आई कहेंगे। और आई इसलिए कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मींस आपतन कोण। फिर ये इधर वाले कोण को, फिर इसको भी हम नॉर्मल से ही मेजर करेंगे, इसको कहेंगे आर।
तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में होना चाहिए। बच्चों यहाँ तल भी समझना जरूरी है। जैसे मैं ये एक हाथ अपना फिरा रहा हूँ, ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्रकार से प्लेन है। ऐसे ये मिरर होता तो ये लाइट यहाँ पर आपतित होती तो यहीं से परावर्तित होती और अभिलंब भी नहीं होगा, ये इसका मतलब हुआ। एक ही तल पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपतन यहाँ हो और रिफ्लेक्शन जाकर के किसी दूसरे सतह से हो। या यदि हम दीवार के बारे में ले लें तो ये मान लीजिए एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपतन यहाँ से होगा, आपतन इस दीवार पर होगा तो रिफ्लेक्शन इस दीवार से होगा। ये समझना जरूरी है कि तल एक ही होगा। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये समझना है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। परावर्तन के दो नियम हुए, सबसे पहला वाला मैंने बता दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में, और दूसरा बता दिया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और ऐसी सिचुएशन जहां पर होती है इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर ये नियमित परावर्तन क्यों कह दिया, अभी तो परावर्तन पढ़ा रहे थे। तो हमने कहा ये परावर्तक सतह खुरदरी है, ठीक से समतल नहीं है, तो वहां से अनियमित परावर्तन भी हो सकता है, और ऐसे परावर्तन को हम विसरण भी कहते हैं। ये घरों से, पेड़ की टहनियों से, उसकी जड़ों से, मिट्टी से, घरों की दीवारों से, इस तरीके का जो परावर्तन होता है जिसके नाते हम सब लोग दिखते हैं या वस्तुएं हमें दृश्यमान होती हैं, इसको हम नियमित परावर्तन की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर परावर्तक सतह इस प्रकार से परिभाषित नहीं होती है, इसलिए उसे हम विसरण की श्रेणी में रखें। अब परावर्तन पढ़ लेने के बाद महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर मैं उंगली रखूं, ये परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह के लिए हमने एक नया शब्द परिभाषित कर दिया। परावर्तक सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना बड़ा ना कह करके हमने मिरर बोला। तो बात निकल करके कि मिरर और परावर्तक सतह में क्या अंतर है, तो हमने कहा मिरर और परावर्तक सतह में अंतर है, और वो अंतर आपको समझना चाहिए। परावर्तक सतह कोई भी मटेरियल की बन सकती है, इंक्लूडिंग वो अच्छे तरीके के मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, पत्थर हो, वहां से परावर्तक सतह बन सकती है। हम लोग मजाक में देखते हैं कि नारद ने अपना चेहरा कुएं में देखा था पानी में, तो ये शांत पानी हो, नीचे अपारदर्शी वस्तु हो, तो वहां उसको भी परावर्तक सतह ले सकते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही लाइट। परंतु जब हम एक शब्द मिरर की बात करते हैं तब हम जैसे ही मिरर बोलेंगे वैसे ही हम कांच की भी बात करें। यानी परावर्तक सतह के बाद जब हम मिरर पढ़ने जा रहे हैं तो मिरर क्या है ये हमें समझना होगा कि मिरर कांच से निर्मित समतल अथवा गोलीय अथवा पैराबोलिक वो पृष्ठ होता है जिसकी एक सतह चिकनी और चमकदार तथा दूसरे सतह पर चांदी अथवा रेड लेड अथवा किसी अन्य उचित पदार्थ की कलई कर दी जाती है। इसको हम दर्पण कहते हैं, मिरर दर्पण। तो ये जो दर्पण मैंने बताया कांच से बना होना चाहिए, और एक सतह चिकनी और चमकदार होनी चाहिए और दूसरी सतह पर कलई होनी चाहिए। और कलई कैसी होनी चाहिए ये बहुत समझना जरूरी है कि कलई हमेशा अपारदर्शी वस्तु की ही होगी, वो चाहे रेड लेड हो चाहे चांदी हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट पदार्थ की कलई नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट सीट बनेगी, मिरर नहीं बनता है। तो मिरर होने के लिए आप सब लोगों को एक बार फिर समझाना चाहते हैं कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु होगी, और वो अपारदर्शी वस्तु में जो मुख्यतः हम उपयोग करते हैं, जो टिकाऊ होता है, जो चिपकता है कांच पे अच्छे से, वो सिल्वर है अथवा Pb3O4 रेड लेड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब बच्चों ये समझना है कि मिरर हमने पढ़ लिया, तो मिरर क्या एक ही प्रकार का होता है? हमने कहा मिरर के 3 कैटेगरी हैं जिसको 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा। पहला मिरर है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या हुआ? कांच की एक बिल्कुल समतल शीट जिसकी एक सतह ऊपर वाली बिल्कुल चिकनी और दूसरी सतह कलई हुई, ये तरीका इसको प्लेन मिरर।
दूसरा एक मिरर होता है जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब है? गोलीय दर्पण। अपने नाम से ही ये पूरा स्पष्ट करता है अपनी परिभाषा, गोलीय दर्पण, यानी कहीं गोला होगा। और गोला कैसे होगा? तो हमने कहा कि गोला दो प्रकार से होता है, एक तो सॉलिड स्फीयर हो सकता है और दूसरा हालो हो सकता है। तो यहां पर हमने एक हालो स्फीयर बनाया, और हालो स्फीयर का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप विक्की की बॉल लिए रहते हो ना, जैसे आप छोटे रहने पर आप खेलते हो, तो ये हालो खोखला गोला हो। खोखले गोले को आप ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लिए, ऐसे काट लिया, और ऐसे आप जानते हो कि कोई भी गोला होगा तो उसका एक सेंटर होगा। तो ये सेंटर हो गया, ये कटिंग पार्ट हो गया, यहां की बात आ, ये जान लीजिए यहां से कटिंग किया गया, इधर वाला अलग हो, ये इधर का अलग हो। अब अलग होने पर यदि आप भीतर की सतह पर काटने के बाद कलई कर दो, ये जो गोला था ये कैसा था? इसको मैं ट्रांसपेरेंट हालो स्फीयर, थोड़ी देर के लिए इसको मान लें, ट्रांसपेरेंट हालो स्फीयर। अब हमने कटिंग करने के बाद जब निकाल लिया तो इसमें जो ये पार्ट बचा, ऐसे कटोरी टाइप का बचेगा, तो इसमें अंदर कलई कर दिया, तो जो ये बन जाएगा, जो मिरर ये बनेगा, जो जिस शेप में बनेगा, इसको हम कॉन्वेक्स कहेंगे। कॉन्वेक्स क्यों कॉन्वेक्स कहेंगे? इसका जो चिकना पार्ट है वो उठा हुआ है। और यदि बाहर कलई करते तो चिकना पार्ट इधर बचेगा अंदर की तरफ, इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉनकेव, ये हो गया अवतल, अवतल ये हो गया उत्तल। तो बच्चों दो प्रकार के मिरर हो गए, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा आपने बताया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट हो गए, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। और एक और मिरर के बारे में भी आप जान सकते हो, उसको कह सकते हो पैराबोलिक। परवलयाकार दर्पण, उसमें आप इंटरमीडिएट में जो बच्चे पढ़ेंगे मैथ्स, उनको समझ में आएगा कि पैराबोला क्या होता है, परवलय कैसे बनता है। तो बच्चों ये तीन प्रकार के दर्पण हो गए। अब दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और वो परिभाषाएं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण, उनको हमें समझना चाहिए, और समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी, बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब